हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ क्लासेस पर। मैं एन.के. सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपको सीटेट 2019 दिसंबर में जो पेपर हुआ था, पेपर 1, उसका सीडीपी का क्वेश्चन लेकर के जो 30 क्वेश्चन का सीरीज है, और आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी प्रकार से देखेंगे और अपना क्वेश्चन का जो भ्रांतियां हैं, आंसर का जो भ्रांतियां हैं, उसको दूर करेंगे और कुछ सीखने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा और आप जितना सोच रहे होंगे उससे मैं बेस्ट दूंगा आपको। और आप इस वीडियो को अगर पूरा देखें तो आपको पता लगेगा कि नहीं, मैं कुछ सीखा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो में आगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे प्यारे दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लग चुका है पेपर 1 का बाल विकास यानी सीडीपी का। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, यह जो है सो सीडीपी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाषा के, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है यहाँ पे कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो कौन सा हो जाएगा? जन्म पूर्व। तो भाषा लोग सीखता है, बालक सीखता है तो जन्म लेने के बाद, नहीं दोस्तों, तो जन्म पूर्व तो होगा ही नहीं। कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था हो सकता है। ठीक है, आगे कहता है मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो यह सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सबसे जो ज़्यादा सही पॉइंट है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा, सर्वाधिक सही। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे कहा गया है आपको कि निम्नलिखित में से, ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तब प्रसूति अवस्था आगे कह रहा है, यह प्रसूति अवस्था तो होता ही नहीं है ये लॉरेंस कोहलबर्ग में। आगे कह रहा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तो ये एक अवस्था है नहीं दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक, ये जीन पियाजे का हो गया। उद्योग बनाम अधीनस्था का, ये भी दूसरा मनोवैज्ञानिक का हो गया। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा कि 2 नंबर, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में, ठीक है दोस्तों, कक्षा में परिचर्चा के दौरान, क्या कह रहा है? कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक पढ़ाया लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह बिल्कुल भी किसका उदाहरण है दोस्तों कि जेंडर पक्षपात करता है, नहीं कि लड़कियां हैं तो कम ध्यान देता है और लड़का है तो ज़्यादा ध्यान देता है। तो क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर को वह जो है सो पक्षपात कर रहा है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका नहीं अनुरूप को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो क्या प्रभावशाली हो जाएगा? कह रहे जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परिचर्चा होना चाहिए इस पे। जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना नहीं, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ठीक है, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग खेल नहीं हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे तो बालक को इससे ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। और 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु, ठीक है, के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो कौन सा वैज्ञानिक हो जाएगा दोस्तों, सो बताइए। तो समाज से संबंधित है, आपको हम बताए थे ले बैगोस्की महोदय समाज सांस्कृतिक का बात करते हैं और वही कहते हैं
कि क्या कहते हैं कि बच्चा सक्रिय जिज्ञासु होते हैं समाज से सीखने के लिए। तो यह जॉन वी वाटसन नहीं होगा, पियाजे नहीं होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है जिंगसो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा नाम की लड़की है, स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। क्या कहती है दोस्तों कि नीला टुकड़ा जो थी वो कहाँ है। नहीं, अपने आप से, यह वह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला चाहिए जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो यह अपने आप से स्वयं के बारे में कह रही है। तो वाइगोत्स्की महोदय के बारे में पूछ रहे हैं। तो वाइगोत्स्की महोदय जब भी रहेगा आपको तो व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, प्राइवेट स्पीच। क्या होता है, प्राइवेट स्पीच के बारे में बात करता है कौन, तो वाइगोत्स्की महोदय। ठीक है दोस्तों, और आत्म केंद्रित रहेगा तो क्या मारेंगे, जीन पियाजे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बन गया आपको, पहला। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया, पहला कि व्यक्तिगत वार्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, प्रबलन नहीं होगा, अनुबंधन नहीं होगा, मॉडलिंग नहीं होगा। मॉडलिंग के बारे में अल्बर्ट बेंडोरा बात करते हैं, अनुबंधन के बारे में वाटसन बात करते हैं, पेवलव बात करते हैं, प्रबलन के बारे में कौन बात करता है दोस्तों, CL हल बात करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट या ढांचा, नहीं सहयोग देना। चलिए किसका है, तो वाइगोत्स्की महोदय का है, नहीं। चलिए आगे कहता है 8 नंबर में कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी तीसरा अवस्था, नहीं दोस्तों, 7 से 11 वर्ष का उम्र होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, बताइएगा आप लोग, बताइए क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे पहला कहता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार। तो यह कहाँ पे चला जाएगा, यह चला जाएगा आपको 4 नंबर में, नहीं। चलिए अब आगे कहता है कि संरक्षण और कक्षा समावेशन। तो ये हो सकता है, संरक्षण का ज्ञान बालक को मूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है और कक्षा में समावेश कैसे करना है, एडजस्ट कैसे करना है, ये भी आ जाता है। आगे कहते हैं अस्थगित, क्या कर रहा है, स्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। तो यह जो अवस्था है यह इंद्रजनित गामक में हो जाएगा। प्रतीकात्मक खेल, विचारों की उत्क्रमणीयता, यह जो चल जाएगा पूर्व संक्रियात्मक में चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या बन गया कि संरक्षण तथा कक्षा समावेशन। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न कहता है आपको कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है। तो पियाजे क्या कहता है, संज्ञानात्मक का बात करता है, स्कीमा पियाजे, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन आप लोगों को पिछले ऑप्शन में बताए थे, यह नहीं होगा, नहीं। तो स्कीमा यह जो है प्रोफर्मा होता है एक प्रकार का, उस हिसाब से काम करता है। तो यह कौन सा आंसर हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन जो करते हैं वह मूल्यांकन का ही ना छोटा रूप है, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए मुख्य रूप से। ठीक है दोस्तों, बताइए आप लोग। विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना, तो आकलन के लिए श्रेणी निश्चित करने वाला बात नहीं आता है। ठीक है, कह रहे संबंधित अवधारणाओं के बारे में चर्चाओं की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, ये सही बात है, नहीं कि संबंधित अवधारणा जो है उसके बारे में बच्चों की स्पष्टता राय ले करके और उसका जो भ्रांति होगा उसको समझना है हमको। अगला कहते हैं विद्यार्थी के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित अंक देना गलत, निगेटिव बात है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना गलत बात है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि बच्चा फेल तो व्यवस्था फेल, नहीं। कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ठीक है दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये तात्पर्य होता है कि आप अपने आप पे विश्वास रखें, हौसला रखें, आप आराम से सीटेट क्वालिफाइड कर जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ठीक है, तो कह रहा है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। अब बताइए दोस्तों, बुद्धि में जो है जन्म के समय ही निर्धारित होता है कि जन्म से पहले। अब कहता है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षण के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो ये भी कहना सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे कहता है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, ये भी नहीं होगा। अब कहता है बुद्धि क्या है, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल है तथा जटिल योग्यता को एक समूह है, मतलब बहुत सारा सामर्थ्य चीज को मिला करके तब बुद्धि बना है। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपको कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। सही बात है, इसमें काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, उसके फंडामेंटल राइट से जुड़े रहते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, तो ये सृजनात्मक गुण से हुआ, क्योंकि अपने अधिकार के बारे में जानना समझना, यह बिल्कुल सही बात है। नहीं, अब कहता है अभिसारिक विचारक, तो ये होगा नहीं दोस्तों। अनमन्य विचारक नहीं होगा, आत्मकेंद्रित नहीं होगा, क्योंकि वह विचार प्रस्तुत करती है, तो सृजनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है और कहता है कि शिक्षण अधिगम। ठीक है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या सोचेंगे। तो कहता है विद्यालय, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ये सही बात होगा? नहीं होगा सही बात। विद्यालय कैसे छोड़ने के लिए कहेंगे एक शिक्षक के नाते। ठीक है, आगे कहता है आपको इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल गलत बात। कैसे स्वीकार कर लेंगे, जानेंगे समझेंगे तभी ना आप स्वीकार कीजिएगा, तभी ना बालक करेगा। अब कहता है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। कहता है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। शिक्षक के रूप में है तो आपको यह जो है शिक्षण पद्धति विचार करना चाहिए कैसे होगा, और सहभागिता में सुधार करना भी होगा आपको। ठीक है, अब आगे कहता है 11 नंबर क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा 14 नंबर क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक, ठीक है दोस्तों, विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताओं को क्या करता है, इसको देखना है। तैयार नहीं करना चाहिए, गलत बात। तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार नहीं, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, एकदम लग करके उसके प्रति हमको तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, अब कहता है तैयार करने के हतोत्साहित तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बना, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, आगे सक्रिय मतलब होता है एक्टिव रह करके। ठीक है, इसका इंग्लिश देख लीजिए आप लोग, क्या कहता है, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना है, सक्रिय रूप से। अब आगे कहता है पठन वैकल्प। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। प्राथमिक लक्षण क्या है, पठन वैकल्प जो है सो बच्चों के प्राथमिक लक्षण का क्या होता है, पठन वैकल्प। पढ़ने में उनको दिक्कत होता है, नहीं, तो यहाँ कहता है न्यून अवधान विकार, नहीं, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह नहीं होगा तब तो पठन वैकल्प होगा ही नहीं। पढ़ने में क्या दिखते हैं, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, यानी इसको पढ़ने में ही प्रॉब्लम है कि धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते हैं। तो तीसरा नंबर इस तरह से सही है। कह रहा है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार करना, दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं दोस्तों कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, यह पूरा देश में कब लागू हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 अप्रैल, ठीक है दोस्तों, कब, 2010 को शिक्षा अधिकार अधिनियम पूरा भारत में कानूनी रूप से लागू हो गया। ठीक है, कहता है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है।
तो समावेशी शिक्षा को एक लाइन में जान लीजिए। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी वेशभूषा, रंग, रूप, जाति प्रथाएं, ऊंच नीच, धनिक अमीर, जो भी बच्चे हैं किसी में भेदभाव नहीं करते हुए समावेश करने का कोशिश करते हैं। विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए बालक को हम समावेश कर लेते हैं इस समावेशी शिक्षा में। तो क्या कहता है, व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, क्यों, जो अशक्त है उसी के प्रति नहीं ना है, सबके लिए है। कह रहे अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, माने एक अधिकार जो है मानव के नाते आपका क्या अधिकार है उस आधारित हम उसको परिप्रेक्ष्य देंगे और उसको स्थान देंगे उसमें। कह रहे मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना करके अशक्त बच्चों की मुख्य धारा में शामिल करना, जी नहीं, उसको ज्ञान भी रहना चाहिए। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 3 नंबर, अधिकार आधारित मानवतावादी परीक्षण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम 16 क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर कह रहे संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है। गलत बात है, अधिगम को कभी याद करना ही नहीं पड़ता है दोस्तों। कहा गया अधिगम की परिभाषा, रट कर विषय वस्तु को पढ़ लेना, याद कर लेना अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा। अधिगम के अंतर्गत वही वस्तु आएगा जो आपने सीख लिया है और कहीं पर अपना कला प्रदर्शित कर सकते हैं। कहते हैं प्रबलन पर केंद्रित है, प्रबलन पे केंद्रित है, ये भी नहीं होगा। अनुबंधन द्वारा अर्जित, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं। अब कहता है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, आपका ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, उसके अनुसार केंद्रित होता है। ठीक है, अब है 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहे अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत, उसके सहज के अनुसार सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन बढ़ाते हैं। करें बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो अनदेखा आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, अनदेखा आप कभी भी नहीं कर सकते हैं बालक को। करें बच्चों को दंडित करना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत बदल देना, ये भी गलत बात है, क्योंकि याद करना जो है सो बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपको बताइए। तो प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांत को चुनौती देना चाहिए उसके अनुसार। ठीक है, चलिए 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 19 नंबर कह रहा है दोस्तों, 19 नंबर कह रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता होता है क्या, तो केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना। बिल्कुल गलत बात, हमेशा पाठ्य पुस्तक पर ही रहेंगे। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, बच्चे का प्रमुखता हमको रखना ही है। याद करना गलत बात, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण, ये भी गलत बात। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है दोस्तों, पूर्णतया अलग है कि स्वतंत्र है कि सन्निहित है कि संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, सन्निहित है, नहीं क्या हो जाएगा, सन्निहित, मतलब इसमें समाया हुआ है पूरा पूरी। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आता है 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर में कहता है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नहीं, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। ठीक है, अब आगे कहता है कि अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, जो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। नहीं, आगे कह रहा है आपको अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहार का अनुबंधन होना, आप उसके अनुसार अनुबंधित कर लेंगे। आगे कह रहा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सक्रिय विमोचन लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों,
आगे 22 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है। जो सही उदाहरण है वो और गैर उदाहरण कर अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, हो सकता है यह विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांति तो कभी नहीं उत्पन्न करेगा। यह अवधारणा की समझ में अभाव पैदा करता है, अभाव भी नहीं पैदा करता है, जहाँ तक फायदा ही करता है। कहता है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता था दोस्तों आपको, पहला ऑप्शन कहता है कि अवधारणाओं परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका ढूंढिए। तो 1 नंबर आंसर ही इसका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करें बच्चे को अधिगम क्रियाओं में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होगा, बालक प्रभावित होगा। तो कहता है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, नहीं। आंतरिक, जी नहीं। यहाँ पे कहता है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि बस निपुणता का बात किया गया है। आगे कहता है आपको अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ये कहीं ना कहीं सही बात है। ठीक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सही बात है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या है 24 नंबर। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगा, सही अधिगम को। तो शारीरिक दंड देना क्या सही बात है, बिल्कुल नहीं। सहयोगात्मक अधिगम प्रकृति पर्यावरण, ये सही हो सकता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये सब नहीं होगा क्योंकि सार्थक अधिगम को बढ़ावा वही देगा जो सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण से हो। ठीक है, चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन है। कहता है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा की समझ को विकसित या किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, तो व्याख्यान देने से कुछ नहीं होगा। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ये भी कुछ नहीं होगा। बार बार यांत्रिक अभ्यास के लिए। आगे कहता है आपको अन्वेषक एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। तो अवसर सब तो देना सही बात है। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, सबसे जो आंसर सटीक है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना हो जाएगा। अब है दोस्तों, जो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे है 26 नंबर। कहता है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका को बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहित करना चाहिए। तो किस प्रकार से प्रोत्साहित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए। यहाँ पे कहता है कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, यह भी गलत होगा। केवल, अब कहता है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, नहीं, ये भी कहना कहीं ना कहीं जो है सो गलत हो जाएगा। कह रहा है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के तथा उसी पर आधारित विचार मंथन होगा। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर आंसर बन गया इसका। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो आपको बताए थे शारीरिक विकास और वृद्धि किसमें तीव्र गति से घटित होगा। तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, यहीं पे घटित होता है और कुछ नहीं होगा। चलिए आगे कहता है आपको, आगे कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास से संबंधित क्या नहीं है, कह रहा है विकास से संबंधित क्या नहीं है। विकास जीवन प्रयत्न होता है, बिल्कुल सही बात है, नहीं। आगे कहता है विकास परिवर्तनीय होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। 4 नंबर कहता है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको गलत वाला ही आंसर चूज करना था, तो 4 नंबर गलत है। ठीक है, चलिए अब है आपको अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आ गया 29 नंबर, आप लोग देखेंगे। तो 29 नंबर में क्या कहता है कि व्यक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? लोग के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। जन्मजात विभिन्नता होता ही नहीं है। पर्यावरण, ये भी नहीं। अब कहता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, इन्हीं के कारण जो है सो ऐसा हो पाता है। ठीक है दोस्तों, कि व्यक्तिक विभिन्नता। अब अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, सीडीपी का 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी है? तो आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से दोस्तों कि जिन में, ठीक है, जिन में परिवार लगा होगा वो प्रथम हो जाएगा। क्या होगा? जिन में परिवार लगा होगा वो प्रथम हो जाएगा। परिवार एवं पास पड़ोस, ये गलत हो गया क्योंकि द्वितीयक पूछता है। परिवार एवं मीडिया द्वितीयक पूछता है। मीडिया एवं पड़ोस, ये भी गलत हो गया। क्या होगा? विद्यालय एवं मीडिया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका 30 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हुआ सीडीपी में। आप लोग का ऐसा ही लाड़ प्यार रहा तो बहुत ही जल्दी मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ये सारे चीज़ों को कर लें अपने शुभ हाथों से और हमें अपना हौसला प्रदान करें। और जहाँ भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप ऑफलाइन कमेंट से ही पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।